हाँ जी। तो आज हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर की जो रिवीजन चल रही थी उसका पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 1 हमने कर लिया था जिसमें हमने टर्नओवर की लिमिट्स करी थी अभी। ठीक है। अच्छा। उस पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि भाई किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। और ये मैंने आपको बताया था दो सेक्शंस बेसिकली, उनका एनालिसिस करके, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 22 प्लस सेक्शन 24 प्लस साथ में बहुत सारी और भी नोटिफिकेशंस पड़ी थी, इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब उनका सेंस पता होना चाहिए। अच्छा। सेक्शन 24 का मैंने बोला था कि भाई इसमें तो जो जो केसेस लिखे हुए हैं उनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है। 10-12 केसेस हैं, हमने एक या दो पढ़े थे। बाकी के जितने भी बचे हुए केसेस हैं वो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हैं। अगर मैं आपको वो लिस्ट अभी के अभी बोल दूंगा तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा खास यूज़ हो पाएगा, क्योंकि वो चैप्टर जब आप रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे अगर आप खोल के सेक्शन को देखोगे भी तो 2 या 3 पॉइंट्स तो ईसीओ से रिलेटेड हैं, फिर 1-2 पॉइंट टीडीएस टीसीएस वाले से रिलेटेड हैं। तो बजाय कि हम एक लिस्ट में आपको रट के बोल दूं, उसकी बजाय वो चैप्टर की जब रिवीजन करेंगे ना तब वो ये वाला पॉइंट आके यहाँ पर बता दूंगा कि भाई सेक्शन 24 में ये पॉइंट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। अच्छा। आज हमको क्या करना है, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। कि भाई अगर आप सप्लायर हो लेकिन आप कुछ ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो आपको बोल रखा है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। भाई एक तो केस यही कि आपकी टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा वाले केसेस, इसके अलावा भी 3 केसेस हैं, ज़्यादा 4 केसेस हैं। उन 4 केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहला केस, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो भाई आप जो गुड्स सर्विसेज बेच रहे हो उनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करवा के कर क्या लोगे? रिटर्न भरवा भी लोगे, जीएसटी तो कुछ मिलना नहीं। ज़बरदस्ती की कंप्लाइंस करवाने वाली बात है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर है तो उसको आप रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से हटाई दो। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो आप उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से हटा दो। दूसरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। देखो भाई, सबसे पहले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई में फ़र्क क्या होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जीएसटी तो लगता है लेकिन उसको अभी एक बार के लिए हटा रखा है। नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई जीएसटी लगता ही नहीं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन बहुत सारे गुड सर्विसेज जैसे एजुकेशनल सर्विसेज हैं जो स्कूल या कॉलेजेस वाले देते हैं, उनको वो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। मतलब जीएसटी लगता है लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि भाई अभी देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम फ्यूचर में इसको एग्जेम्प्ट से निकाल कर टैक्सेबल कर दें, हो सकता है कि हम इसके ऊपर कोई रेट बता दें और आपको जीएसटी लगवाना हो, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्जेम्प्ट है आपकी सप्लाई तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तीसरा पॉइंट, सप्लाई अंडर आरसीएम। भाई आप जो सप्लाई करते हो उस पर जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग चलता है। रिवर्स चार्ज मतलब कि सप्लायर को टैक्स नहीं देना, रेसिपिएंट को देना है। देखो आप नॉर्मल जाके आपने कोई गुड्स खरीदे, जो सप्लायर था उसने आपको बिल काट के आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी किसने दिया? सप्लायर ने। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जीएसटी रेसिपिएंट को देना होता है, जैसे ये लीगल सर्विसेज एक एग्जांपल है। आरसीएम का भी पूरा एक टॉपिक है, वो जब करेंगे तब सारी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लीगल सर्विसेज में ऐसा होता है कि जो रिसीव कर रहा है लीगल सर्विस उसको जीएसटी भरना पड़ता है। तो भाई जो सप्लाई कर रहा है उसको क्यों करवानी है रजिस्ट्रेशन जब उसको भरना ही नहीं जीएसटी? जीएसटी रेसिपिएंट को भरना, रेसिपिएंट करवाएगा। और ये सेक्शन 24 में भी एक पॉइंट है, अगर आपको आरसीएम के अंडर आपको रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है तो जो रेसिपिएंट है उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, है ना। तो सप्लायर को तो जरूरत ही नहीं है करवाने की, उससे तो टैक्स भरना ही नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये। और चौथा पॉइंट है एग्रीकल्चरलिस्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना एक बार ये रिवाइज कर लो, कौन कौन रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। जिस उसको जो चार्ट बनाया था ना लास्ट में, उसको चार्ट 1 बोल रखा हूँ।
और हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो अगर आप, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई अंडर आरसीएम कर रहे हो, या फिर चौथा पॉइंट एग्रीकल्चरलिस्ट हो आप। अच्छा, एग्जाम सप्लाई में बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर अगर पूरा कोई सप्लायर है पूरी एग्जाम सप्लाई कर रहा है तब तो समझ आ रहा है कि भाई उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्शियली टैक्सेबल कर रहा है, पार्शियली एग्जाम्प्ट कर रहा है ना। भाई मान लो कि आपकी टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख और कोई सप्लायर है वो 18 लाख की तो आपकी एग्जाम सप्लाई कर रहा है और 18 लाख की आपकी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो अब क्या इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई की टर्नओवर तो अभी 20 लाख से कम है ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। ऐसे केस में हम लोग टर्नओवर की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है भाई टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट। तो मतलब कि जब हम ये टर्नओवर काउंट करते हैं ना 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख, तो हमको इसमें टैक्सेबल सप्लाई भी लेनी है, हमको इसमें एग्जाम सप्लाई भी लेनी है। और हमारे एग्जाम्पल में ये टर्नओवर जो आ रही है 36 लाख आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 20 लाख, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जितनी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उसकी आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस काट कर उस पर प्रॉपर जीएसटी लगा के अपना डिपॉजिट करवाना है, और जितने आपके एग्जाम सप्लाई वाले जो गुड्स या सर्विसेज हैं उस पर आपको जीएसटी नहीं लगाना। आपको 18 लाख के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा जो टैक्सेबल सप्लाई वाला है, और जो 18 लाख एग्जाम सप्लाई वाला है उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं, अभी मैं 4th पॉइंट करवाऊंगा, ये जो सारी बातें हैं ये सेक्शन 23 में लिखी हुई है। सेक्शन 24 में टर्नओवर वाली बात थी, सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाली बात थी, और सेक्शन 23 में ये बताया गया भाई कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। कौन से एग्जाम्पल्स? 4। अब बारी है अपने को एग्रीकल्चरलिस्ट वाला पॉइंट पढ़ने की। एग्रीकल्चरलिस्ट वाला पॉइंट पढ़ने से पहले ना एक बार एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ताकि टाइम ना लगे। ये देखो, एग्रीकल्चरलिस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी हुई है डेफिनेशन। एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब कि अगर कोई कंपनी है तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं हो सकता। हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, भाई सिंपल कोई बंदा या कोई एचयूएफ, कोई इंडिविजुअल या कोई एचयूएफ अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। ठीक है, बाय ओन लेबर, या तो खुद ही जाके खेती बाड़ी कर रहा है, या फिर लेबर ऑफ फैमिली, फैमिली का कोई मेंबर आके कर रहा है, या बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर, या तो भाई आपने कोई नौकर रखा हुआ है या आपने किसी लेबर को टेम्परेरीली हायर कर लिया, वो बंदा जाके कर रहा है। ठीक है, अंडर पर्सनल सुपरविजन। पर्सनल सुपरविजन किसका? या तो खुद का या फिर फैमिली में किसी मेंबर का। ठीक है, तो एग्रीकल्चरलिस्ट सिंपल यार, गांव में जो खेती बाड़ी बंदा कर रहा है ना वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। उसकी जो भी इनकम है, वो जो भी सेल कर रहा है, वो जो भी सप्लाई कर रहा है, उसको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना। क्यों? क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से निकाल दिया गया, उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी किसानों को रिलीफ तो मिलता ही है, ये भी एक तरह का रिलीफ है। इनकम टैक्स में भी रिलीफ है, जीएसटी में भी रिलीफ है, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ्स हैं, बट हमें अभी यही पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसी डेफिनेशन को दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एग्रीकल्चरल मीन्स एन इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी नहीं या और कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं, हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब लैंड के बारे में ये नहीं बताया कि भाई खुद की ज़मीन या किसी से लीज पे ली हुई ज़मीन, तो दोनों ही हो गए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ भी और लीज वाला भी। अच्छा, और क्या लिखा है? कल्टीवेशन। अगर आपके पास ज़मीन है और आपने उस पर डेयरी फार्म खोला हुआ है तो आप एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं हो, आपको लैंड की कल्टीवेशन करनी है। ठीक है, बाकी बाय ओन लेबर, लेबर ऑफ फैमिली और सर्वेंट्स। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल, ये वाली डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होगी। मिस्टर ए हैं जी, जिनके पास ज़मीन है और वो ज़मीन की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो क्या वो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं? हाँ हैं। क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड में 4th पॉइंट एग्रीकल्चरलिस्ट। अगर आप साबित हो गए कि आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ए लैंड ऑन लीज, लीज पे लैंड लिया हुआ है और कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। मैंने बताया था कि लैंड में बताया नहीं गया कि भाई खुद की ज़मीन या फिर लीज पे ली हुई ज़मीन, तो दोनों ही आ गए। तो एग्रीकल्चरलिस्ट है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड।
HUF ओनिंग लैंड, HUF का लैंड है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, हाँ, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, नहीं। ए लिमिटेड ओनिंग लैंड, एग्रीकल्चरलिस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल या HUF ही हो सकता है, लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, तो ये तो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मिस्टर ए ओनिंग लैंड और डेयरी फार्म ओन करते हैं, उस पर डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो आप एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं हो, कल्टीवेशन करना ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। मिस्टर ए ओनिंग लैंड और उस पर पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, कल्टीवेशन करना ज़रूरी है, तो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लेना, मुझे पता है मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है, मैं डिटेल में अब मैं इसको ज़्यादा देर तो नहीं बता सकता, इसको आप नोट कर लेना, मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, तो अभी हमने पढ़े ये 4 पॉइंट कि भाई इन चारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना एक चार्ट और बना देता हूँ, इसको चार्ट नंबर 2 बोल देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ चार्ट नंबर 2। ठीक है, हाँ, देखो कोई भी सप्लायर है, या तो वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, या वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कि भाई आपका जो आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपके जीएसटी के एम्बिट में आता है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब आपके जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता, जैसे अल्कोहलिक लिकर वाला हो गया या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया। अच्छा, अब टैक्सेबल सप्लाई में भी आप हो सकता है कि नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं? पहली चीज़ तो एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डिफरेंस आपकी स्कूल की क्लास से लेते हैं। कोई बच्चा क्लास में आया ही नहीं, वो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कोई बच्चा क्लास में आया और आपने उसको क्लास से बाहर कर दिया, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब कि जीएसटी तो लगता है, एग्जेम्प्ट पे जीएसटी तो लगता है, लेकिन आपने फॉर द टाइम बीइंग उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर किया हुआ है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई तो वो है, लेकिन फिलहाल के लिए जीएसटी नहीं लगा हुआ। ठीक है, अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई में नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपको रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपको रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई में या तो आप भाई नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हो, ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो। अब एग्रीकल्चरलिस्ट वाली सर्विस ना, या जो सप्लाई है, वो आपके एग्जेम्पशंस में नहीं दी गई, उसको यहाँ पर अलग किया हुआ है कि भाई रजिस्ट्रेशन यहाँ करवानी नहीं, तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा ना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, और अगर आप नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। भाई आप लैपटॉप बेच रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई है, हाँ, नॉन एग्जेम्प्ट है, हाँ, नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, ये वाला चार्ट आप ड्रॉ कर लो अच्छे से, थोड़ा साफ सुथरा सा। ये भी आप चार्ट नंबर 2 इसको ले सकते हो आप। हाँ, इसके नीचे ये भी लिख लो कि यहाँ लिख देता हूँ बीच में, ताकि पूरा ये कंप्लीट ही हो जाए। सप्लाई अंडर आरसीएम, रजिस्ट्रेशन नॉट। अब हाँ, सप्लाई अंडर आरसीएम में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, रेसिपिएंट को करवाना है। सप्लायर को नहीं करवाना, ये बात लिखी है सेक्शन 23 में, और रेसिपिएंट को करवाना है, ये बात लिखी है सेक्शन 24 में। ठीक है, अच्छा, ये चार्ट को ड्रॉ कर लो। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे सेक्शन 25 की। इस चार्ट को ड्रॉ कर लो। अच्छा जी, करें जी शुरू आगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, आपका बिजनेस है और आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अभी तक। क्यों? क्योंकि टर्नओवर का बेनिफिट आपके पास है। आपके पास बेनिफिट है कि भाई 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक आप अभी रजिस्ट्रेशन ना करवाओ तो कोई बात नहीं। अब जैसे ही आपकी टर्नओवर क्रॉस करी, 10 लाख पर आई या 20 लाख पर आई या 40 लाख पर आई, अब आप लायबल हो टू टेक रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। और जो लायबल होता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, हु इज रजिस्टर्ड नहीं, हु इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्टर्ड है वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन जो अभी लायबल हो गया लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। तो अगर आज मेरी बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख को या 10 लाख को 20 लाख को क्रॉस कर गई है, तो आज के दिन मैं लायबल हो गया हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कहाँ पर? जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल पर। उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट अपनी कुछ प्रोसेस करेगा और फिर उस रजिस्ट्रेशन को या तो अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। वो कैसे करेंगे वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे को आपको ये बताना है कि भाई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जब आप दे रहे हो तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना है। वो फॉर्म का नंबर क्या है? उस फॉर्म का नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पूरी लिस्ट है। जो फॉर्म नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 6th वाला, लास्ट वाला, GST REG 01। नॉर्मल कोई भी बिजनेसमैन है उसको अपनी एप्लीकेशन तो जो देनी है रजिस्ट्रेशन की वो GST REG 01 में देनी है। ऊपर के जो 5 केसेस हैं वो स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेसिफिक केसेस हैं कि उन पर्टिकुलर केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन अलग है और आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म को भरना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी फॉर्म नंबर REG 01 ही है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? एक छोटा सा बस इंट्रो दे रहा हूँ। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके शहरों में ना बीच में दिवाली के आसपास या मतलब कोई त्यौहार के आसपास क्या होता है, 1-2 महीने के लिए ना वो तिब्बतन मार्केट या फिर चाइनीज़ मार्केट या ऐसे कुछ मार्केट सा लगता है आके। मतलब एक टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर होता है, खाली सा प्लॉट होता है, वहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स आते हैं। वो कपड़ों का नॉर्मली होता है, सर्दियों में लगता है हमारे यहाँ तो वो सर्दियों का वो सारा कपड़े वपड़े, जैकेट्स, कंबल और जो भी वो सब आके वो बेचते हैं। 1-2 महीना वहाँ रहते हैं, 1-2 महीने सेल वहाँ पर करके वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में, ठीक है। अब मैंने अगर बिज़नेस शुरू किया, मान लीजिए मैंने कोचिंग सर्विस का बिज़नेस शुरू करा, तो मेरा एक फ़िक्स्ड ऑफिस है, मान लो दिल्ली में है, मेरा एक फ़िक्स्ड ऑफिस है, मैं वहीं से काम कर रहा हूँ साल भर, जीवन भर। हो सकता है कि हाँ ऑब्वियसली मैं दूसरी स्टेट में दूसरा ऑफिस खोल सकता हूँ, ठीक है, और वो दूसरे ऑफिस की सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी उस स्टेट में। मैंने शायद ये चीज़ नहीं बोली, अगर मेरे 2 ऑफिसेज हैं, मैं एक ऑफिस दिल्ली में एक ऑफिस हरियाणा में है, तो मेरा दिल्ली का GST का रजिस्ट्रेशन अलग होगा और हरियाणा का GST का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, ये तो 2 महीना हरियाणा में थे, 2 महीना दिल्ली में थे, फिर 2 महीना मान लो महाराष्ट्र चले गए, 2 महीना मध्य प्रदेश चले गए, तो इन लोगों की रजिस्ट्रेशन हम कौन सी स्टेट में करवाएं? तो इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोसेस बताई गई, एक अलग से प्रोसेस बताई गई कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, कहाँ करवानी है, कैसे करवानी है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो मेन प्रोसेस हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन सा हुआ? ये तो तिब्बतन मार्केट में तो ऐसा था कि भाई कोई मान लो अरुणाचल प्रदेश के 4-5 लोग या 10-15 लोग अपना हरियाणा में सेल करने आए हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या? US के या एक्चुअल में तिब्बत के लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरे देश के लोग इंडिया में आकर अगर इस तरीके से टेम्परेरीली अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करके टेम्परेरीली 2-3 महीना 4 महीना काम करके अपना वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं और इनके लिए फॉर्म नंबर है GST REG 09। तीसरा, टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। इसका एक अलग से चैप्टर है। कुछ एंटिटीज़ हैं जिनको पेमेंट करते टाइम टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स में ना, वैसे यहाँ पर भी है। उसी तरह कुछ एंटिटीज़ को टैक्स कलेक्ट भी करना पड़ता है। तो इनको अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है एज अ टैक्स डिडक्टर या एज अ टैक्स कलेक्टर, तो उनका फॉर्म है GST REG 07। प्रोसेस क्या है ना, बेसिक एक प्रोसेस है, उसके अराउंड ही बाकी सबकी प्रोसेस है। तो वो बेसिक प्रोसेस आपके पॉइंट 6 के लिए है। अच्छा, चौथी सर्विस है OIDAR सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू NTOR। NTOR मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। मैंने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली, नेटफ्लिक्स US की कंपनी है शायद, है ना, US की है। US की कंपनी वहाँ से मुझे सर्विस दे रही है। तो ये सर्विस क्या है? ऑनलाइन सर्विस है, OIDAR सर्विस बोलते हैं, इसका भी अलग से चैप्टर है।
जो कि फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मिल रही है किसको, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। मैं नॉन टैक्सेबल हूँ, ठीक है, मैं और कोई बिजनेस तो करता नहीं, मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और वैसे भी मैं रिसीव कर रहा हूँ तो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, और मैं ऑनलाइन रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और मुझे अगर OIDA या सर्विस कोई दे रहा है आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो नेटफ्लिक्स को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी फॉर्म नंबर REG10 फाइल करके। मुझे नहीं रजिस्ट्रेशन करवानी। नॉर्मली अगर हम बाहर से रिसीव करते हैं कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, तो जो रेसिपिएंट होता है ना उसके ऊपर RCM लग जाता है और उसे GST की सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में नेटफ्लिक्स को ही रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी GST में। और आप खुद सोचो यार, आपने सब्सक्रिप्शन ली नेटफ्लिक्स की, शायद 199 की सब्सक्रिप्शन है, तो अब इंडिया में करोड़ों लोगों ने ले रखे, वो करोड़ों लोग और कोई काम नहीं करते, स्टूडेंट हैं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाते फिरते रहे 200 रुपये के लिए महीने के, है ना। तो इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऊपर ही ये ऑब्लिगेशन डाल दी कि भाई नेटफ्लिक्स आप ही रजिस्ट्रेशन करवाओ, हो सकता है आप आउटसाइड इंडिया हो, फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप ही करवाओ। अच्छा, पांचवी कुछ स्पेशल एंटिटीज़ हैं। स्पेशल एंटिटीज़ बेसिकली जैसे यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑफिसेज होते हैं, वो लोग भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ सकती है, पड़ सकती है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पड़ सकती है, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्म है REG13। और इसके अलावा आप जितने भी बिजनेस बच के, जो भी आप सोच सकते हो, नॉर्मल बिजनेस, आप लैपटॉप बेच रहे हो, गाड़ियाँ बेच रहे हो, घड़ी बेच रहे हो, TV बेच रहे हो, एजुकेशन सर्विस दे रहे हो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो, आपको एप्लीकेशन देना है GST REG01 में। और कब देना है, जब आप लायबल हो गए टू टेक रजिस्ट्रेशन। वो सारे हम पॉइंट नंबर 6 में करेंगे। और इसी की जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वही हमको पढ़नी है, वही मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। और वो अगर आप पढ़ लोगे तो बाकी सबकी प्रोसेस में इतना कुछ नहीं है। सही बताऊँ, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनमें बस ये फॉर्म का ही डिफरेंस है और प्रोसेस का कोई डिफरेंस ही नहीं है, फॉर्म का नंबर ही अलग है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो अब उस प्रोसेस को शुरू करते हैं, आप लोग नोट करना, मज़ा आएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, स्क्रीन पे पूरी प्रोसेस ही बन जाएगी। देखो यार, मैंने ये फॉर्म की लिस्ट इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे पता है कि वो लास्ट 6th पॉइंट वाला फॉर्म तो आपको याद रहेगा, क्योंकि एक तो 01 है और वही प्रोसेस में करवाऊंगा तो वो याद हो भी जाएगा। बाकी सबके फॉर्म्स ना आप भूल जाओगे और आप पढ़ के भी नहीं जाओगे लास्ट में। मैंने इसलिए वो एक टेबल छोटी सी बनवा दी कि भाई फॉर्म एक बार ना लास्ट में नज़र मार जाना, कल को क्या पता कोई एक आधा MCQ भी आ जाए, कल को एक नंबर आपका बच जाए तो ठीक है। और अगर आपने, हाँ, क्वेश्चन अगर आ गया और क्वेश्चन में आपने लिख दिया तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको करनी है प्रोसेस। तो भाई आप हुए टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि आप आज के दिन लायबल हो गए कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप लायबल कैसे हुए, आपकी टर्नओवर क्रॉस हो गई, आपकी टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख थी, आपकी टर्नओवर क्रॉस हो गई। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया ज़रूरी, या फिर आप सेक्शन 24 में कहीं कवर हो गए तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया ज़रूरी। अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा GST पोर्टल पर विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज, जिस दिन आप लायबल हुए ना, जिस दिन आपकी टर्नओवर क्रॉस हुई, उसके विदिन 30 डेज आपको GST पोर्टल पे अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन GST पोर्टल। और कौन से फॉर्म में करना है, अभी पीछे टेबल में कर रहा था, GST REG01, GST REG01। अच्छा, अब इसको भरने की एक प्रोसेस है और ये रूल नंबर 8 में दी हुई है। रूल नंबर 8 अब याद रखना, मतलब वैसे ज़रूरी नहीं है बट याद रहे तो बहुत अच्छा, याद रह जाएगा। रूल 8 में दी हुई है, और क्या दी हुई है कि सबसे पहले आपको GST REG का पार्ट A भरना है। पार्ट A में कुछ नहीं है, पार्ट A में अपना नाम डालोगे, आप पैन डालोगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका आपके फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे OTP आके वेरीफाई होंगे। बस सिर्फ इतना काम हो। इसके बेस पर जब आपने पार्ट A फिल कर दिया, आपने वो सब कुछ वेरीफाई कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, एक TRN मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर।
भाई मान लो भी आपके पास उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के, या आपका मूड नहीं है, नेट बंद हो गया, तो आप क्या करोगे, आप ये TRN नंबर अपने पास रख लोगे और आप अगले दिन जाके जब दोबारा से रजिस्ट्रेशन फाइल करने लगोगे तो आपको अपना ये TRN नंबर वहाँ डालना है, तो आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, TRN नंबर आपको मिल गया, उसके बाद आपको पार्ट बी फिल करना है, और पार्ट बी के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पार्ट बी ना पूरा डिटेल्ड है। पार्ट बी में आपको ये बताना है भाई आपका बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं, मतलब कोई टाइप वेयर हाउस है या नहीं, या कोई ब्रांच ऑफिस है या नहीं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, रिटर्न्स वगैरह कुछ भी मांग लें पुरानी, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आप लगाओगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप भर दोगे उसके बाद आपको मिलेगी एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट आपको कौन से फॉर्म में मिलेगी, GST REG 02। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब, GST डिपार्टमेंट बोलेगा हाँ जी आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, अब हम इसको चेक करेंगे और अब आपको बताएंगे कि भाई आपको हम रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने अप्लाई करा REG 01 में विद इन 30 डेज जिस दिन आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के, आपने पार्ट ए भरा, आपको TRN मिला, आपने पार्ट बी भरा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिली। एक्नॉलेजमेंट किस फॉर्म में मिली, REG 02। ये सब ऑनलाइन चल रहा है, आपको ऑनलाइन ही आपको फाइल करना है, ऑनलाइन ही आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी और TRN भी मिलेगा। अच्छा, जैसी आपकी एप्लीकेशन, अब आपकी एप्लीकेशन आपकी तरफ से कंप्लीट हुई है, TRN पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, अब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये जाती है प्रॉपर ऑफिसर के पास, PO भी बोलते हैं हम लोग। प्रॉपर ऑफिसर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है जिसका काम है भाई इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस को वेरीफाई करना और फिर डिसाइड करना कि भाई रजिस्ट्रेशन देना है या नहीं देना है। इसके पास ये गई, अब ये उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, इसने वेरीफाई करा और इसको लगा कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, रजिस्ट्रेशन हमको देनी है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, सेटिस्फाई नहीं होगा और आपसे हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इसको प्रॉब्लम लगी, कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं आया या कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो इसने आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। अब ये सेटिस्फाई होके रजिस्ट्रेशन देने वाला काम भी, या फिर सेटिस्फाई ना होके क्लैरिफिकेशन मांगने वाला काम भी इस ऑफिसर को विद इन 3 डेज करना है। विद इन 3 डेज, विद इन 3 वर्किंग डेज है, रादर वर्किंग भी लिख ही देता हूं। जिस दिन उस प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन मिली वो यही डेट होगी जिस दिन आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जैसे ही उसको प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन मिली विद इन 3 वर्किंग डेज भाई या तो वो रजिस्ट्रेशन दे दे, या फिर अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो भाई क्लैरिफिकेशन मांग ले, क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए नोटिस दे दे। नोटिस का फॉर्म है GST REG गैस करो 03। ठीक है, 1 2 3 भाई, या तो नोटिस मांग ले। अगर 3 दिन में उसने ना तो आपको रजिस्ट्रेशन दी ना आपको नोटिस दिया तो मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई, आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और आप रजिस्टर हो गए, ये पोर्टल अपने आप कर देगा। ऐसा क्यों किया गया, कोई प्रॉपर ऑफिसर ना कहीं लटका के ना रखे आपको, कहीं ये बोले जी आप पैसे दे दो मैं तो ही रजिस्ट्रेशन दूंगा और आप लटके रहो। तो 3 दिन में भाई, 3 दिन में या तो डॉक्यूमेंट चेक करके अप्रूव कर दे, रजिस्ट्रेशन दे दे, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो एप्लीकेशन में, ठीक है, तो नोटिस दे दे। और नोटिस किस में देना है, GST REG 03 में। अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई इस वाले केस में तो भाई ठीक है, बल्ले बल्ले, बात खत्म। अगर आपके पास आया नोटिस, अब या तो आप इसका रिप्लाई करोगे, है ना, या फिर रिप्लाई नहीं करोगे। अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो अगला बंदा आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा, और अगर आपने रिप्लाई करा तो फिर वो आपके रिप्लाई को आगे वेरीफाई करेगा। अब आपको रिप्लाई किस फॉर्म में करना है, GST REG 04 में, सीधा सीधा ही चल रहा है 1 2 3 4। आपको रिप्लाई करना है GST REG 04 में, और कितने दिनों में, विद इन 7 डेज। अभी तक 3 दिन था पीछे, अब विद इन 7 डेज। जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ कि भाई ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको बोला, उसके विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, एप्लीकेशन कैंसिल। अगर आपने रिप्लाई कर दिया, और आपको रिप्लाई किस फॉर्म में करना है, REG 04 में, अब जो आपने रिप्लाई करा उस रिप्लाई से फिर वही बात,
या तो वो बंदा सेटिस्फाइड है या फिर वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। ये दो बातें हो सकती हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा। अगर वो बंदा सेटिस्फाइड है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अब ये वाला काम प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 7 डेज करना है, विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग द रिप्लाई। देखो, आपने इनिशियली अप्लाई करना विद इन 30 डेज जिस दिन आप लायबल हुए। प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 3 डेज आपको रिप्लाई देना है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ या आपको रजिस्ट्रेशन में नहीं दे रहा हूँ, मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो वो नोटिस वो 3 दिन में इशू करेगा, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर नोटिस 3 दिन में इशू करेगा। आपके पास नोटिस जिस दिन रिसीव हुआ, ऑनलाइन रिसीव होता है तो सेम डे हो जाएगा, जिस दिन रिसीव हुआ उसके विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने विद इन 7 डेज रिप्लाई नहीं करा तो आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल। अगर आपने विद इन 7 डेज रिप्लाई कर दिया तो अब फिर दो बातें कि भाई अगला बंदा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल। अगर हुआ तो विद इन 7 डेज जिस दिन उसको रिप्लाई मिला, विद इन 7 डेज उसको आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करनी पड़ेगी और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन मिलता है। ठीक है, आपके रिप्लाई फाइल करने के विद इन 7 डेज आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर इनिशियली एप्लीकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अंदर पहली एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए विद इन 3 डेज का टाइम है, और नोटिस के बाद क्लैरिफिकेशन आने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास फिर 7 डेज का टाइम है। विद इन 7 डेज उसे अप्रूव करना है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्म में मिलेगा? अभी तक हमने 4 फॉर्म पढ़ लिए इस एप्लीकेशन में, इस प्रोसेस में, और आपको मिलेगा GST REG 06, 05 नहीं है, फ्लो में 05 बोल देते हैं सब। GST REG 06 आगे समझ। अप्लाई करो REG 01 में, पार्ट ए भरो, पार्ट बी भरो, एक्नॉलेजमेंट REG 02। प्रॉपर ऑफिसर आपको अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है तो REG 06 में देगा, अगर या फिर आपको नोटिस देगा REG 03 में। नोटिस का आप रिप्लाई करोगे REG 04 में विद इन 7 डेज, और उसके विद इन 7 डेज वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा REG 06 में। ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसको आप याद कर लो, इसको आप ड्रॉ भी कर लो। मैं एक बार रूल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, जो ये टैक्सेबल पर्सन जो ये काम कर रहा है ना, अप्लाई कर रहा है और ये फॉर्म भर रहा है, ये लिखा है रूल नंबर 8 में। ठीक है, फिर ये जो प्रॉपर ऑफिसर सारे काम कर रहा है ना, कि भाई नोटिस देगा, क्लैरिफिकेशन लेगा, कितने टाइम में उसको सर्टिफिकेट इशू करना है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेगा, ये सब बातें लिखी हैं रूल 9 में। और आगे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है? 15 डिजिट का होता है, शुरू के 2 स्टेट कोड हैं, फिर पैन नंबर है। ये चीज़ें आपकी लिखी गई हैं रूल नंबर 10 में। ठीक है, रूल नंबर 10 में इसके साथ लिख देता हूँ रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, 8 और 9 अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। प्रोसेस अगर डायरेक्ट उसने प्रोसेस पूछ लिया, फाइनल में तो नहीं पूछेगा, इंटर में पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट उसने प्रोसेस पूछ लिया तो आपको रूल 8, रूल 9, फॉर्म नंबर और टाइम लिमिट्स ढंग से लिख के आओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे ही मिल जाएंगे, क्या पता। और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फॉर्म नंबर्स और रूल नंबर्स याद करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट, अच्छे, याद रह जाने लायक रूल्स हैं, वो सब मैं आपको इन रिवीजन लेक्चर्स में बता दूंगा। और आप ये चार्ट ड्रॉ कर लो, आप 2-3 बार भी लास्ट डे चार्ट को रीड करोगे ना, आपको याद रह जाएगा, रूल नंबर भी, फॉर्म नंबर भी और टाइम लिमिट भी। ठीक है, इतना ही आज करते हैं। आगे इससे आगे का कुछ पार्ट पड़ा है कि कैंसिलेशन कैसे हो सकती है रजिस्ट्रेशन की, और भी कुछ अभी जो वो पीछे जो टेबल बनाई थी फॉर्म नंबर्स की, उसमें जो 5 और टैक्सेबल पर्सन है, उनकी भी छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें भी हम कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप जब करवा रहे हो तो आपकी क्या कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके भी 1-2 सेक्शन हैं, वो भी कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं लिखी इसमें, ये जो सारी बातें सेक्शन 25 में लिखी हैं। सेक्शन 22 और 24 में हु इज़ रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 में हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 25 में प्रोसेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 25 अलॉन्ग विद रूल 8, 9, 10 और भी रूल्स हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस फॉर्म्स नंबर REG 01 अप्लाई करने का, REG 02 एक्नॉलेजमेंट का, REG 03 नोटिस का जो प्रॉपर ऑफिसर से आ रहा है,
REG04 जो आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, और REG06 आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।